नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा और ला नीनो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अल नीनो। ठीक है, तो अल नीनो भी हेडली प्रकोष्ठ की ही एक घटना है और बहुत 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 इम्पोर्टेंट हमारे ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। तो थोड़ा सा धीरे पढ़ा रही हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से चलेंगे, है ना। और बाकी आप लोगों ने चैनल को इतना सपोर्ट किया, इतने अच्छे अच्छे आप कमेंट करते हो और मतलब ग्रो भी करवा रहे हो चैनल को, मतलब सब्सक्राइब भी करके रखते हो, तो उसके लिए थैंक यू। शुरू करते हैं। अल नीनो हेडली प्रकोष्ठ की मौसमीय परिघटना है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर। जब पूर्वी प्रशांत महासागर का नाम आए तो याद रखना पेरू तट की बात कर रहे हैं। जब पश्चिमी प्रशांत महासागर की बात आए तो याद रखना इंडोनेशिया वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर पेरू तट के गर्म होने अथवा उष्णकटिबंधीय पश्चिमी प्रशांत महासागर इंडोनेशिया के ठंडे होने से। दोस्तों, जो वाकर कोशिका थी, जो ला नीनो थी, अब इसमें उलट जाएगी। वाकर कोशिका ला नीनो में पेरू तट ठंडा रहता, अब क्या हो गया, पेरू तट गर्म हो गया और पश्चिमी प्रशांत मतलब इंडोनेशिया ठंडा हो गया। ठीक है, यह एक विपरीत धारा है। उत्पत्ति इसकी पेरू तट से 80 किलोमीटर दूर होती है तथा प्रशांत महासागर में 30 डिग्री से 36 डिग्री साउथ के बीच में होती है। एक्चुअली हमसे ये भी पूछा गया है नेट में कि पेरू तट की इस धारा की उत्पत्ति कहाँ होती है ना, 30 डिग्री से 36 डिग्री साउथ के बीच में होती है। इसे यीशु या शिशु, क्राइस्ट या चाइल्ड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसकी उत्पत्ति 25 दिसंबर के आसपास में होती है। धारा पेरू तट के पास में पुल फैक्टर का काम करती है, क्योंकि इसके आगमन से पेरू तट का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तथा तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिससे तापजन्य चक्रवात की उत्पत्ति होती है। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि पेरू तट पर ठंडी जलधारा होती है, आपको पता है ठंडी जलधारा होती है। ठंडी जलधारा हो गई तो तापमान कैसा हो गया, कम, और वायुदाब कैसा हो गया, ज़्यादा। ज़्यादा वायुदाब हो गया तो प्रति चक्रवातीय दशाओं का निर्माण हो गया। लेकिन अब क्या होता है, 3, 4, 5, 6 सालों में ये जो परिस्थिति है ये उलट जाती है। पेरू तट पे गर्म जलधारा की उत्पत्ति हो जाती है। पेरू तट से 80 किलोमीटर दूर 30 से 36 डिग्री साउथ के मध्य में एक गर्म जलधारा की उत्पत्ति हो जाती है, और वह होती कब है, 25 दिसंबर के आसपास। इसलिए इसे यीशु या क्राइस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं ना, यीशु शिशु भी बोलते हैं इसे, है ना। ठीक है, तो अब पेरू तट के पास में जब गर्म जलधारा की उत्पत्ति हो गई तो पेरू तट का जो तापमान होता है वह सामान्य जितना होता है उसकी अपेक्षा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है तो तापमान क्या हो गया, अब यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो वायुदाब कैसा हो गया, कम, और वायुदाब कम हो गया तो दशाएं कैसी हो गई, चक्रवातीय। और चक्रवातीय दशाएं हो गई तो अब यह पुश फैक्टर की जगह किस तरह का काम करेगा, पुल फैक्टर का काम करेगा, खींचने का काम करेगा हवाओं को। इससे जो वाकर कोशिका है वह उलट जाती है, क्योंकि वाकर कोशिका में पेरू तट पुश फैक्टर का काम करता है। यहाँ से हवाएं इंडोनेशिया की तरफ जाती थी, लेकिन अब पेरू तट पुल फैक्टर का काम कर रहा है, यहाँ से हवाएं इंडोनेशिया की तरफ आएंगी, है ना। अल नीनो में पेरू तट पर शीत जल का उद्भेदन बंद हो जाता है और सतही जल के तापमान में वृद्धि हो जाती है, चक्रवातीय दशाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो अब हवाएं इधर आएंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ज़्यादा बरसात हो जाएगी, और हमारी तरफ मतलब इंडोनेशिया की तरफ से हवाएं जा रही हैं तो इंडोनेशिया में पुश फैक्टर बन गया, और पुश फैक्टर हो गया तो वहाँ पे प्रति चक्रवातीय दशाएं हो गई, और वहाँ से हवाएं अब पेरू तट की तरफ आने लगेंगी। तो इंडोनेशिया और भारत वाले तट तो इस बार सूखे रह जाएंगे और पेरू तट पर जचा के बारिश होगी। तो आटाकामा डेजर्ट जो पेरू तट पे है में 4 से 6 गुना बारिश होती है, इसलिए वहाँ पे केले, नारियल और कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। परंतु वहाँ का मत्स्य उद्योग पे विपरीत असर होता है, क्योंकि मत्स्य उद्योग ठंडी जलवायु में ज़्यादा पनपता है और अब यहाँ का तापमान बढ़ गया, इसलिए मत्स्य उद्योग तो उस साल वहाँ का बर्बाद हो जाता है, बट वहाँ पे केले, नारियल और कपास की खेती हो जाती है। अल नीनो से पश्चिमी प्रशांत महासागर, इंडोनेशिया और मलेशिया में सूखा पड़ेगा और भारतीय मानसून कमज़ोर रहेगा। क्योंकि भारतीय मानसून कमज़ोर रहता है, जिस साल भी अल नीनो आता है हमारे अखबारों में अक्सर सुर्खियों में आ जाता है कि इस बार अल नीनो का प्रभाव रहेगा, भारतीय मानसून कमज़ोर रहेगा, तो इसलिए हमारे अक्सर एग्जाम में अल नीनो पूछी जाती थी। बट इस बार RAS मेंस में रिटर्न में हमसे ला नीनो पूछी गई थी, जिसका भारत के मानसून पर सकारात्मक असर होता है, और मेरे से इंटरव्यू में भी ला नीनो ही पूछा गया था, अल नीनो नहीं पूछा गया था। ठीक है, दक्षिणी दोलन अल नीनो के कारण दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की स्थिति भी उलट जाती है, जिस कारण से महासागर का जल विपरीत दिशा में दोलन करने लगता है। जिस वास्तव में वाकर कोशिका में महासागर का जल किधर जाता है, इंडोनेशिया से पेरू तट की तरफ, लेकिन अल नीनो की स्थिति में महासागरीय जल का जो वो है मतलब बहाव की स्थिति है वह उलट जाती है। अब महासागर का जल पेरू तट से किधर आएगा, इंडोनेशिया की तरफ आएगा।
दक्षिणी दोलन की घटना में अल नीनो के कारण होती है, मतलब साउथ ऑस्किलेशन अल नीनो के कारण होती है, तो SOEL तो एल्सो कहलाता है दोनों को मिलके, मतलब अल नीनो और साउथ ऑस्किलेशन है ना, दोनों को मिलकर क्या कहते हैं, इंसो कहते हैं, इंसो है ना। अल नीनो और साउथ ऑस्किलेशन इन दोनों को मिला के इंसो कहा जाता है। फिर है पूर्वी मानसूनी पवने या बाधित और ग्रहीय पवने। हम पढ़ रहे हैं उष्ण कटिबंधीय परिसंचरण पढ़ रहे हैं, तो उष्ण कटिबंध की हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली, बस अब लास्ट स्टेज पे हम चल रहे हैं। हवाओं का मौसमी व्युत्क्रमण होता है, कौन सी, मानसूनी पवने जो होती है, मतलब हवाओं का मौसमी व्युत्क्रमण, 6 महीने हवाएं इस दिशा में, 6 महीने इस दिशा में, मतलब 6 महीने बाद हवाएं पलट जाती हैं। ये पवनें मौसम के अनुसार प्रचलित पवनों के विपरीत दिशा में चलती हैं। जिस तरह से मौसम के अनुसार, मतलब हमारे भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो हर 6 महीने में हवाओं का क्रम उलट जाता है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण दक्षिणी एशिया है, जहाँ ये हेडली प्रकोष्ठ को उलट देती है, क्योंकि यह हमेशा उल्टी चलती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से व्यापारिक पवनें चलें वैसे ही मानसूनी पवनें चलेंगी। मानसूनी पवनों की दिशा 6 महीने बाद में उलट जाती है। जनवरी में दक्षिणी एशिया में किस तरह से पवनें चलती हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं, मतलब उत्तर की तरफ से हवाएं आती हैं, जबकि जुलाई में दक्षिण एशिया में दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये हम सबको पता भी है और आगे भारतीय मानसून में हम पढ़ेंगे भी। इनसे हेडली कोशिका उलट जाती है और AM जलवायु, मतलब उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का निर्माण होता है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इसमें, यह द्वितीयक मौसमी परिसंचरण है और हेडली प्रकोष्ठ की घटना है। हेडली प्रकोष्ठ को प्राथमिक प्रकोष्ठ भी बोला जाता है। जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उनकी उत्पत्ति ITCZ के सहारे होती है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के सहारे होती है। और हमें पता था ITCZ किस क्षेत्र को कहते हैं, हम पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। व्यापारिक पवनें और विषुवत रेखीय पछुआ पवनें जहाँ पे मिलती हैं उस क्षेत्र को ITCZ कहते हैं। लगभग 5 डिग्री के आसपास से मिलती हैं। और व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से ये जो चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं, क्योंकि व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में ही उत्पन्न होते हैं, तो इन्हीं के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे। इस कारण से महाद्वीपों के पूर्वी तटों को प्रभावित करते हैं, अर्थात पूर्वी तटों को वर्षा करते हैं, और पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जन्म ही नहीं लेते, क्योंकि इस तट पर व्यापारिक हवाएं गर्म जल को तो हटा देती है और ठंडा जल आ जाता है। हमने पता था कि पश्चिमी उष्णकटिबंध के पश्चिमी तटों पर मोस्टली ठंडी जलधाराएं चलती है और ठंडी जलधाराओं की वजह से चक्रवात वहां जन्म नहीं ले पाते, इसलिए पूर्वी तटों को ही प्रभावित करते हैं, क्योंकि जन्म भी पूर्वी तटों पे ही लेते हैं और बारिश भी पूर्वी तटों पे ही कराते हैं। पश्चिमी तट सूखे रह जाते हैं। अगर हेडली प्रकोष्ठ की हवाओं की बात करें तो सबसे पहले सिराको हवा जो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती है, जिसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली, स्पेन में लेविज, इटली और फ्रांस में सिराको, सूडान में हबूब, अरब डेजर्ट में सिमोन कहा जाता है। हरमट्टन हवा बहुत बार पूछी जाती है, सहारा डेजर्ट से गिनी तट की ओर चलती है। इसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं, क्योंकि यह गर्म हवा होती है और गिनी तट के आर्द्रता को सोख के लोगों को एक सुहावना मौसम प्रदान करती है, इसलिए इसे हरमट्टन हवा को डॉक्टर हवा भी कहते हैं। इसके अलावा लू भी हेडली चक्र में ही आती है। लू आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, पश्चिमी राजस्थान में चलती है। CS जलवायु और CW जलवायु का भी निर्माण करती है। CS मतलब शीतोष्णकालीन, ग्रीष्मकाल शुष्क, और CW मतलब शीतकाल शुष्क अर्थात ग्रीष्मकाल आर्द्र। ग्रीष्मकाल में हेडली प्रकोष्ठ ध्रुवों की ओर खिसक जाता है। हमने पढ़ा था हेडली प्रकोष्ठ सूर्य के साथ खिसकता रहता है, तो ध्रुवों की ओर जब खिसक जाता है तो व्यापारिक हवाओं की पेटी भी ध्रुवों की ओर खिसक जाती है, और इस समय जो व्यापारिक हवाएं हैं वह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। कब की बात कर रहे हैं हम? ग्रीष्मकाल की बात कर रहे हैं। स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो ऑब्वियसली बारिश नहीं होगी, इसलिए CS जलवायु का निर्माण हो जाएगा, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय, ग्रीष्मकाल शुष्क। जबकि शीतकाल में व्यापारिक हवाएं और हेडली प्रकोष्ठ पुनः अपने स्थान पे आ जाता है। व्यापारिक हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, और समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बारिश हो जाती है, इसलिए CW जलवायु का निर्माण होता है, मतलब शीतकाल आर्द्र। ठीक है। हेडली प्रकोष्ठ की जलवायु प्रदेश ए उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इस उष्णकटिबंध में यहाँ पे AF जलवायु मतलब विषुवत रेखीय जलवायु, जहाँ पे सदाबहार मतलब हमेशा वर्षा होती है। AM मतलब उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। AW मतलब उष्णकटिबंधीय शीतकाल शुष्क, जहाँ पे ग्रीष्मकाल में बारिश होती है। कौन सी जलवायु? सवाना जलवायु भी कहते हैं। AS जलवायु मतलब ग्रीष्मकाल शुष्क,
है ना, जहाँ पे मतलब ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है, सर्दियों में बारिश होती है। भारत में एक ही स्थान पे पाई जाती है, कोरोमंडल तट पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया है एग्जाम में। एस जलवायु भारत में कहाँ पाई जाती है, एस जलवायु का मतलब क्या होता है ना, कितनी बार पूछ लिया गया। बी जलवायु मतलब शुष्क जलवायु। तो बी जलवायु में दो तरह की आएंगी, BWH और BSH। BWH मतलब निम्न अक्षांशीय मरुस्थल होते हैं, जो उपोष्ण कटिबंध में जो मरुस्थल पाए जाते हैं। और उपोष्ण कटिबंधीय वाले मरुस्थल बन क्यों रहे थे, व्यापारिक हवाओं के छाया क्षेत्र में आने के कारण। और BSH अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय में कौन सी जलवायु का निर्माण होता है, CS जलवायु और CW जलवायु। CS जलवायु क्या बोल रही हूँ मैं, CS जलवायु सी मैं 2-3 लेक्चर एक साथ शूट करती हूँ तो ना, मतलब पहले स्कूल में बोलना, ठीक है, और फिर आके मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर शाम को उठ के चाय वाय पी के लेक्चर बनाना स्टार्ट करती हूँ। लेक्चर के लिए पता है मैं क्या करती हूँ, मैं घर वालों से फ़ोन पे बात भी नहीं करती कि यार बोलते बोलते ना मुँह दुखने लगता है। एक तो मैं ज़्यादा बोलती हूँ, है ना, किसी से फ़ोन पे भी बात करती हूँ तो मैं सामने वाले के कान खा जाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बोलती हूँ मैं। तो मैं एक तो वैसे नहीं बोलना, मतलब बोलना स्कूल में 4-5 क्लासें लेते हैं तो पहले वैसे मुंह दुखा हुआ होता है तो मैं आके सो जाती हूँ। और फिर कि सबसे पहले वीडियो शूट करेंगे, इसके बाद में घर वालों से बात करेंगे। तो मैं 2-3 वीडियो एक साथ शूट करती हूँ तो क्या होता है, गला दुखने लगता है, तो वर्ड इधर से उधर खिसकने लगते हैं। तो आप लोग समझ जाया करो यार, क्योंकि डेली टाइम नहीं मिल पाता। तो कोशिश रहती है कि एक दिन में 2 या 3 वीडियो शूट करके रख दूँ ताकि आपके वीडियो लगातार आते रहे, है ना। देखो कितनी मेहनती हूँ मैं चलो, CS जलवायु मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रीष्मकाल शुष्क। ग्रीष्मकाल शुष्क को ये वाली जलवायु कहाँ पाई जाती है, रूम सागरीय जलवायु भी इसे कहते हैं, मतलब भूमध्य सागर के आसपास, भूमध्य रेखा नहीं, भूमध्य सागर के आसपास। रोम सागर भूमध्य सागर का ही दूसरा नाम है। CW जलवायु मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय शीतकाल शुष्क। शीतकाल शुष्क का मतलब ग्रीष्मकाल में वर्षा होगी। और ये इस जलवायु का दूसरा नाम क्या है, चीन तुल्य जलवायु, मतलब चीन के आसपास वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। और सभी लोगों से अपील है कि यार आप लोग तो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, आपके कॉन्टैक्ट हैं वहाँ तक शेयर कर ही दो, है ना। साथ ही जो भी लोग अगर एजुकेशनल ग्रुप्स पर जुड़े हुए हैं ना, तो वहाँ भी यार चैनल को शेयर कर दो, क्योंकि ग्रुप्स पे चैनल शेयर करते हैं तो यार 4-5 हज़ार लोग भी जुड़े होते हैं, उसमें 100-200 भी सब्सक्राइबर करते हैं, मतलब उनको भी अच्छा लगता है, तो मेरा चैनल ग्रो करता है। तो आप लोग भी यार थोड़ी तो मदद कर दो, है ना इतनी तो उम्मीद मैं आपसे कर ही सकती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।